रेडी। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और जिंदाबाद हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं संविधान का तीसरा क्लास। पिछले 2 क्लासों में मैंने आपको संविधान की बैकग्राउंड को अच्छी तरह से समझा दिया था। नहीं देखा था तो जा करके प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, पहले दोनों वीडियो देख लीजिए। दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भारतीय संविधान बना था तो भारतीय संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। फिर मैंने आपको बताया कि जब वर्तमान परिदृश्य में हमारे संविधान को देखा जाए तो हमारे संविधान में 25 भाग और 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। आज मैं क्लास 3 में आपको बताऊंगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क तक। और अनुच्छेद की बात की जाए तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं अनुच्छेद 1 से 51 क तक की पूरी कॉन्सेप्ट को ट्रिक और कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको पूरी तरफ से मैं आज आपको समझा दूंगा। देखिएगा, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं भारत राज्यों का संघ होगा, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। मतलब कि एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो होने वाला है। दोस्तों आप डरिएगा नहीं, आपको पीडीएफ पहले ही सेंड किया जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा या फिर मोबाइल नंबर के जरिए आपको भेज दिया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखिएगा, इसको एंजॉय करिएगा। अब मैं शुरू करता हूं क्लास को, आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाग 1 को। भाग 1 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो भाग 1 है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं भाग 1 में वर्तमान समय में जो राज्यों की बात की जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं भारत राज्यों का संघ और कुल कितने अनुच्छेद आते हैं बाबू? 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे। भाग 1 के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंडिया, जो कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। मतलब अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगर भारत देश की बात की जाए तो इंडिया, जो कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मोटी मोटा अगर ये देखा जाए कि यह है भारत देश, अगर इसमें कोई राज्य है, अगर मान ले यहाँ है यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो यूपी का अगर मन किया कि मैं देश को छोड़ के एक नया देश बना लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है। कि भाग 1 के अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया, जो कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। अर्थात कि एक राज्य देश छोड़ के नया देश नहीं बना सकता है, लेकिन एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाया जा सकता है। यानी कि यूपी में अगर कार्य व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही है तो इसको 2 भागों में तोड़ दिया जाए, यूपी और उत्तराखंड में बांट दिया जाए, जैसा कि किया गया था। तो अगर हमसे क्वेश्चन आए हमारे पेपर में कि हमारे देश का नाम इंडिया किस अनुच्छेद में बताया गया, हमारे देश का नाम भारत किस अनुच्छेद में बताया गया, तो हम सीधे सीधे उत्तर देंगे अनुच्छेद 1। आइए और जानते हैं। ये व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है कि देश का नाम इंडिया, हमारे देश का नाम इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के आधार पर रखी गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता यानी कि इतिहास, और इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस को डेल्टा का भी जनक कहा जाता है। और आपको इतिहास के बारे में बता दूं तो जब हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं। और ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में हमारे भारत देश की सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता का पहला आरंभ होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी इंडस से हमारे देश का नाम पड़ा था इंडिया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। राजा भरत के नाम पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे देश का नाम पड़ा था भारत। अगर आप लोग वैदिक काल को पढ़े होंगे
और दशराग युद्ध को देखे होंगे, सुने होंगे, तो आपको पता होगा कि राजा भरत कौन थे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देश के राज पद्धति को दो भागों में बांटा गया और बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा अर्थात देखिए, संघ का मतलब होता है यूनियन और फेडरेशन। यूनियन और फेडरेशन, भारत कहता है कि हम एक यूनियन है, लेकिन भारत वास्तव में जो मापदंडों को फॉलो करता है वो फेडरेशन के मापदंडों को फॉलो करता है। मैं दो बातें आपको बताता हूं कि जो यूनियन होता है, यूनियन में नियम केंद्र अपना अलग बनाता है, राज्य अपना अलग बनाता है, लेकिन वास्तव में भारत में क्या है कि केंद्र नियम बनाता है, राज्य उस पर अनुसरण करता है, चलता है। और एक बात और बताता हूं आपको कि जो यूनियन होता है उसमें राज्यों को देश छोड़ने का अधिकार होता है, लेकिन जो फेडरेशन होता है उसमें राज्यों को देश छोड़ने का अधिकार नहीं होता। तो ये दोनों ही मापदंडों को भारत फॉलो नहीं करता है, लेकिन भारत क्या करता है कि हम एक यूनियन है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत आभासी रूप से यूनियन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं अनुच्छेद 2, मतलब अनुच्छेद 2 में कहा गया कि नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने की शक्ति किसके पास होगी, तो संसद के पास होगी। अर्थात यह अनुच्छेद उन राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है जो भारत का हिस्सा नहीं है। इसमें संसद के पास दो शक्तियां हैं, नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश और दूसरा है नए राज्य का गठन। चलिए आइए आपको बताता हूं मैं कि ऐसे राज्य जो अस्तित्व में नहीं है और जो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, अगर वो भी भारत में आकर के मिलना चाहे तो किस अनुच्छेद के तहत वो भारत में मिल सकते हैं। जैसे हमारा संबंध भूटान से बहुत अच्छा है, तो भूटान को अगर भारत में मिलने की इच्छा की तो भूटान भारत का हिस्सा बन सकता है एक नए राज्य के रूप में। तो इसको हम लोग किस अनुच्छेद के तहत भारतीय राज्य में शामिल करेंगे, भारतीय देश में शामिल करेंगे। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 2 के तहत ही भूटान को भारत में क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 2 के तहत बने राज्य गोवा, पौंडीचेरी। गोवा के बारे में बता दूं, गोवा हमारे देश में पुर्तगालियों के अधीन था, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था, सिक्किम एक अलग राष्ट्र था। 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि पेपर में आ चुका है। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं अनुच्छेद 3 को, नए राज्यों का निर्माण, सीमा निर्धारण, नाम परिवर्तन संबंधी सभी उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 3 में। नए राज्यों का निर्माण, अगर एक राज्य चाहे तो दो राज्यों में टूट सकती है, जैसे कि हमारा यूपी टूट गया था दो भाग में, यूपी टूट करके बना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उसी तरह से सीमा भी बदल जाती है, कभी सीमा अगर दो राज्यों में टूट गई तो ये सीमा बट जाएगी। पहले पूरा यूपी हुआ करता था, अब हो गया यूके यानी उत्तराखंड, और जो बचा हुआ भाग था वो है यूपी। अच्छा, मोदी जी जहां जाते हैं नाम बदल देते हैं, तो सीमा निर्धारण और नाम परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत ही किए जाते हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों का पुनर्सीमन, मतलब कि जो नए राज्य बनेगा तो उसका सीमा निर्धारण कौन करता है, संसद करता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर कर सकता है। इसके तहत संसद आसानी से ऐसे परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे उसके लिए हम लोगों को विधि पूर्वक संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें जो परिवर्तन होगा साधारण विधेयक द्वारा साधारण तरीके से अनुच्छेद 4 के तहत हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख है। परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति उस अध्यादेश से संबंधित राज्य के विधानसभा में मत जानने के लिए भेज सकता है, यह मत निश्चित समय के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति या संसद विधानसभा के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर विधानसभा कहती है कि परिवर्तन कर दीजिए तो भी राष्ट्रपति उसके मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे देखते हैं, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। इसके तहत बने राज्य का उदाहरण ले तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना 2 जून 2014 को।
यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 4 के तहत होंगे। आगे देखते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में नए राज्य के निर्माण, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के तहत नहीं स्वीकार किया जाएगा कि परिवर्तन किया जाए। इसको परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 4 ही काफी है। इसके लिए साधारण विधेयक के माध्यम से परिवर्तन हो जाएगा आसानी से। इसको साधारण बहुमत से 50% प्लस 1 मत से और सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। ये रहा भाग 1 का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं भाग 2 को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं भाग 2 नागरिकता। नागरिकता के बारे में अगर हम बात करें तो नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। भाग 2 में। और हमारे भारत देश में जो नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और बातें मैं आपको बता दूं, हमारे देश में नागरिकता किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से ग्रहण किया गया है नागरिकता का कॉन्सेप्ट। हमारे देश के संविधान में ब्रिटेन में कैसी नागरिकता थी? एकल नागरिकता थी। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है। और बातें आपको बता दूं, भारत वर्तमान समय में 16 देशों के साथ दोहरी नागरिकता रखता है, यानी कि व्यापारिक नागरिकता रखता है। आइए मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि नागरिक कहते किसे हैं? किसी भी देश के निवासरत ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस देश के सभी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, नागरिक कहलाते हैं। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अभी ऊपर बताया था, भारत के संविधान में इसका उल्लेख भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। इस संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उस समय तक भारत के नागरिक बन गए थे। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता संबंधी कानून की व्यवस्था करे और इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है कि नागरिकता अधिनियम कब बना था, तो 1955 में बना था। आइए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद हैं वो 5 से 11 तक है। तो दोस्तों आइए हम लोग अच्छे से इसको देखते हैं, पूरी तरह से विस्तृत रूप में जानते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या है। अनुच्छेद 5 ये कहता है संविधान लागू होने के समय भारत देश की नागरिकता। हमारे देश का संविधान बन के तैयार कब हुआ था? अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे करूं तो हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। लेकिन हमारे देश का संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारत देश की नागरिकता किसको किसको मिली, यह बताता है हमारे देश का अनुच्छेद 5। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 यह बताता है 26 जनवरी 1950 को भारत में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो वो क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भी अगर भारत में हुआ है तो वो भारतीय नागरिकता को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहे हो तो भी हमारे भारत देश की नागरिकता उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त होगी। पाकिस्तान से भारत आया कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी अविभाजित भारत देश का हिस्सा थे। आपको बता दो हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के संविधान के ऊपर भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत ज्यादा प्रभाव है। 19 जुलाई 1948 के पूर्व अगर कोई व्यक्ति भारत आ गया हो, 19 जुलाई 1948 के पूर्व अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया हो तो उसको भारत देश की नागरिकता दे दी जाती थी। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आ रहा है और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है
तो उसको सीमा पे रोक दिया जाता था। रोक करके शिविरों में 6 महीने तक रखा जाता था। उन्हें कहा जाता था उस समय शरणार्थी, और 6 महीने के बाद उनका कराया जाता था पंजीकरण, और पंजीकरण कराने के बाद उन लोगों को क्या दी जाती थी, 6 महीने रहने के बाद उनको भारत देश की नागरिकता दी जाती थी। 19 जुलाई 1948, देखिए यही वो डेट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गदर। और गदर पिक्चर देखे थे आप लोगों ने, बनाया था सनी देओल ने, तो मजा आ गया था। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आ चुका है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत सरकार ने परमिट पद्धति लागू किया था, जिसके तहत कोई भी अंतिम बार भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत जा सकता था। वो डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। अनुच्छेद 7 देखते हैं। पाकिस्तान जाकर भारत वापस आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, तो हमारे देश से कुछ लोग भी चले गए थे कहाँ, पाकिस्तान, लेकिन वहाँ जाने के बाद रोटी कपड़ा और मकान ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा था, तो उनका मन किया कि अब भारत वापस लौट जाते हैं। तो जब वो वापस आने लगे तो उनको कैसे नागरिकता मिला, तो वो वहाँ चले गए तो पाकिस्तान के हो गए थे। पाकिस्तान से जब भारत आने लगे तो भारत सरकार ने फिर से उनको शिविर पे रोक दिया और बोला पहले 6 महीने रहिए आप। देखिए ध्यान से, अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाकर भारत वापस आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। 1 मार्च 1947 के बाद बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए हो, और पंजीकरण के लिए उनको भारत पे जब आना था तो शिविरों में कितने महीने रहने का प्रस्ताव दिया गया, 6 महीने। आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय संविधान का विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता, यानी कि कहता है कि प्रवासी भारतीयों की नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत किया गया है। मतलब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति रहा हो, वो विदेश में जाके रह रहा हो, उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई भी व्यक्ति भारतीय मूल का हो, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रवासी भारतीय। और प्रवासी भारतीयों की नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत किया गया है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 9, नागरिकता का समाप्त होना। बाबू, हमारे भारतीय संविधान के नागरिकता अधिनियम 1935 में बताया गया कि नागरिकता कैसे समाप्त होती है। तो नागरिकता का हम लोग स्वैच्छिक त्याग कर सकते हैं कि अगर हम अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ मेरी शादी हो गई, तो हमें अमेरिका के मूल की नागरिकता प्राप्त हो जा रही है, तो हम भारत देश की नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग कर सकते हैं। बर्खास्तगी द्वारा, अगर हम लोग किसी विदेश में गए हुए हैं और 7 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं और दूतावास को आप सूचित नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो भारत देश की नागरिकता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। वंचित करके नागरिकता, भारत देश की नागरिकता को अगर आप फर्जी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग कि यदि नागरिकता को संविधान के प्रति अनादर जता रहे हैं, अगर आप भारत देश के नागरिक हैं और संविधान के प्रति आप कह रहे हैं कि मैं सबको समान नहीं मानता हूं, मैं छुआछूत को मानता हूं, मतलब जो संविधान में लिखा हुआ उसको नहीं मानते हैं, संविधान का अनादर कर रहे हैं, तो भी भारत देश की नागरिकता आपकी जा सकती है। देशद्रोही साबित होने पर आप भारत सरकार के गुप्त सूचना को दुश्मनों के पास पहुंचा रहे हैं, तो भी आपकी भारत देश की नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारत सरकार को बिना सूचित किए 7 वर्ष तक विदेश में रह रहे हो, तो भी आपकी भारत देश की नागरिकता जा सकती है, पहले ही बता दिया था। यदि पंजीकरण या नागरिकता लेने के 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष के भीतर नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की सजा हो गई, तो भी उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10, नागरिकता का बने रहना। अगर ऐसा कोई काम अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। तो अनुच्छेद 9 में है नागरिकता का समाप्त होना, और अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का बने रहना। अगर हम बात करें अनुच्छेद 11, तो नागरिकता संबंधी सभी कानून को बनाने का अधिकार किसके पास होगा, तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। संसद क्या है, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और बाबू एक बात और बता दूं, अगर कोई पूछे संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आइए हम लोग नागरिकता को एक रिकॉल करते हैं कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में नहीं, भाग 2 में किया गया है,
और नागरिकता को हमने ब्रिटेन देश के संविधान से लिया है। नागरिकता हमारे देश में एकल नागरिकता है। भारत देश के संविधान में नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है। हमारे देश की नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11, तो अनुच्छेद 5 में क्या है, तो संविधान लागू होने के समय भारत देश की नागरिकता कैसे मिली थी, अनुच्छेद 5। भारत में जो पाकिस्तान के लोग आए थे उनके लिए नागरिकता का उल्लेख क्या है, अनुच्छेद 6। भारत के कुछ लोग पाकिस्तान गए फिर वापस लौट के आए, अनुच्छेद 7। प्रवासी भारतीयों के लिए नागरिकता, अनुच्छेद 8। नागरिकता का समाप्त होना, अनुच्छेद 9। नागरिकता का बने रहना, अनुच्छेद 10। और नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा, अनुच्छेद 11। उम्मीद करते हैं कि नागरिकता को मैंने आपको रटा दिया होगा और एक बार नहीं 2 बार वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो संविधान पढ़ाने लायक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।